Welcome back to Divan's Biology. My name is Dr. Aruna Divan. In the last few videos we covered very important topics of cell biology. Mainly हमने सेल साइकिल के ऊपर टॉपिक्स कवर किए हैं, राइट? सेल साइकिल में हमने कौन से किए? हमने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन की है माइटोसिस की, मियोसिस की, सेल साइकिल रेगुलेशन और उसके रेगुलेटर्स किए, सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स किए, है ना? और हमने किया डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए के रेप्लिकेशन, उसके एंजाइम्स, होमोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने देखे. सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि हमने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर ही लिया है, तो क्यों ना पहले हम नीट एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट में आए हैं उनको डिस्कस करें, पर्टिकुलरली इन्हीं टॉपिक्स के, राइट? जो सेल साइकिल है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट में आए हैं उनको हम पहले कवर कर लेते हैं. इसी ट्रेंड से हम चलेंगे इस दिवांस बायोलॉजी में कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और फिर उसमें हम प्रीवियस ईयर के नीट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट? प्रीवियस ईयर में हम लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं सेल डिवीजन से रिलेटेड उसको हम पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम और पीछे पीछे लेते चले जाएंगे. बट फॉर श्योर जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी किसी ना किसी ईयर के मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में आए होंगे. सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा, देखो आप सेल साइकिल की बात करें तो आपको पता है सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइडेड होता है, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज. ओके, जो इंटरफेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल साइकिल का, इसी में सारी प्रिपरेशंस होती हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम वीडियो में. तो हम सबसे पहले इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं. अब क्या है कि क्वेश्चंस जो है पिछले बहुत सारे ईयर्स के कवर करने हैं, इसलिए वो एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे. इट विल बी इन सीरीज ऑफ वीडियोस, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इट विल बी इन सीरीज ऑफ वीडियोस. बट जितने पिछले 10 15 20 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैं कवर इसलिए करना चाहती हूँ सो दैट जितने भी टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है हर टाइप से आपको उसको जज करना आ जाए, और उसके जितने 4 ऑप्शंस होंगे हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. इधर द ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग, हम उसको डिस्कस करेंगे कि रॉन्ग क्यों है और ये राइट क्यों है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूंगी नहीं, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप बहुत ध्यान से सुनिए और जहाँ पे मुझे उसके ऑप्शंस लिखने होंगे या एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम्स बनाने होंगे वो सब साथ साथ में चलता रहेगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred as, right? तो इसमें ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ये डायरेक्टली हमारा भी इंटरफेस से रिलेटेड नहीं है, बट हमारा अगर सेल साइकिल पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट हमें समझ में आना चाहिए. तो एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेस पे है. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स 4 टाइप में हम उसको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. ओके, सेंट्रोमियर क्या है? लेट अस सपोज ये क्रोमोसोम है. ओके, क्रोमोसोम का जो पोर्शन होता है जहां से वो थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड है, आप देख रहे हो यहाँ से ये थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है, इसको हम इस एरिया ये जो है यहाँ पे इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं. यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन होता है जिससे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, राइट? अब सिचुएशन क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन कहाँ है, उसके बेस पे क्रोमोसोम का क्या नाम है. ओके, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आप देख रहे हो मोरलेस, ये दो आर्म्स जो हैं पी आर्म एंड क्यू आर्म, ये जो हैं ये मोरलेस इक्वल दिख रही हैं लेंथ में. ओके, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर अगर इसके सेंटर में सिचुएटेड है, राइट, तो उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक. मे बी ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड हो सकता है, ये अगर यहाँ पे सिचुएटेड है, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर, लेकिन सेंटर के थोड़ा मिडवे के पास है, तो उसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक. ओके, नेक्स्ट, अगर ये जो है सेंट्रोमियर ये आप सपोज करो सिचुएटेड है इसके सेंटर से ज़्यादा दूर है, इसके किसी एक एंड के पास है, यहाँ पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक. जस्ट अ मिनट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक. और इन केस ये जो है बिल्कुल ही साइड पे है, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ सेंट्रोमियर, ओ सॉरी क्रोमोसोम. ओके,
तो ये हमारे 4 टाइप के हुए, मेटासेंट्रिक इफ इट इज इन सेंटर, सब मेटासेंट्रिक अगर वो सेंटर से थोड़ा सा अवे है, एक्रोसेंट्रिक अगर वो किसी एंड के नियर है, और टीलोसेंट्रिक अगर वो बिल्कुल एंड पे है। ओके अभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सेंट्रोमियर जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है। देखो फिर से क्वेश्चन सुनिए आप, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम इज रिफर्ड एज। तो इस क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, हमारे 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन टीलोसेंट्रिक, इज इट करेक्ट? नो। क्यों? क्योंकि टीलोसेंट्रिक हम किसको बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक हम इसके बिल्कुल साइड पे अगर है तो उसको हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। सेकंड सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक हम किसको कहते हैं, अगर वो सेंटर से थोड़ा सा अवे है तो हम उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। फिर एक्रोसेंट्रिक है, थर्ड ऑप्शन दिया इन्होंने एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हम किसको कहते हैं, अगर वो किसी एक एंड के पास है, नॉट एट द एंड, एंड के बिल्कुल पास है तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। फोर्थ ऑप्शन इज मेटासेंट्रिक। तो अब आंसर राइट क्या होगा, मेटासेंट्रिक। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर को उन्होंने कहा है कि इसके बिल्कुल मिडिल में सिचुएटेड है और क्रोमोसोम को 2 इक्वल आर्म्स में डिवाइड कर रहा है। सो आंसर इज मेटासेंट्रिक। ओके तो ये 4 टाइप के आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल इसके साथ हम एक और चीज को कनेक्ट कर सकते हैं जो मे बी ये लोग बाद में कभी पूछ सकते हैं, कि जब ये सेल डिवाइड होता है, जब हम एनाफेज, राइट, आपको माइटोसिस मेयोसिस सब पता है, अब मैं सब कुछ नहीं रिवाइज करवा सकती, वो मैं क्वेश्चन के बेस पे रिवाइज करवाती जाऊंगी। अब जब एनाफेज के टाइम पे, जिस टाइम पे ये डुप्लीकेटेड जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, जब ये एनाफेज के टाइम पे पुल होते हैं और साइड पे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये जो है एक इसका पार्ट है क्रोमोसोम का, जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये जब एक साइड पे मूव करेगा तो वो पुल कहाँ से हो रहा है, सेंट्रोमियर से। मैंने आपको कहा सेंट्रोमियर के पास एक काइनेटोकोर प्रोटीन होता है। ओके तो ये पुल कहाँ से होगा, यहाँ पे आके ये स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ, तो इसकी ये जो है आर्म्स ये ऐसे करके डिवाइड हो रही है 2 में इक्वली। मैं मेटासेंट्रिक की बात कर रही हूं, तो ये पुल होगा तो कैसी इसकी शेप दिखेगी, ऐसी शेप। इस शेप को हम क्या कहेंगे, वी शेप्ड, राइट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को जब एनाफेज में वो पुल हो रहे हैं तो वो किस टाइप की शेप बना रहे हैं, तो किस टाइप की मेटासेंट्रिक बनाएंगे, वी शेप। सब मेटासेंट्रिक कैसी बनाएंगे, अब देखो एक ये इसकी ये आर्म है और दूसरी ये आर्म, सपोज जिस टाइम ये पुल होता है तो ये हमें कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी, छोटी है, राइट, छोटी है, तो ये कौन सी शेप बनेगी, दिस इज एल शेप। तो सब मेटासेंट्रिक में बनेगी वी शेप, सब मेटासेंट्रिक में बनेगी एल शेप, इसी टाइप से एक्रोसेंट्रिक में बनेगी, उसको हम कहते हैं जे शेप बनेगी। ओके और टीलोसेंट्रिक जो है उसमें आई शेप बनेगी। क्यों? क्योंकि इसको पुल यहाँ से ये ऐसे ही पुल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके पुल होता चला जाएगा, तो कौन सी शेप आई, आई शेप, राइट। तो इसी टाइप से अगर इन्होंने यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछा है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो जाता है, इन केस अगर किसी एग्जाम में इन्होंने कभी पूछ लिया तो। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके मैं लिस्ट 1 में लिखती हूँ कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। एस फेज, अब ये हमारा इंटरफेज का क्वेश्चन आ गया। ओके एस फेज, फिर लिखा है G2, फिर क्यूसेंट स्टेज लिखी है, राइट, और उसके बाद G1 फेज लिखा है। क्यूसेंट स्टेज पता है किसको कहते हैं, क्यूसेंट स्टेज इज G0 फेज, ये G0 मैंने आपको बताया था, राइट। अब एक साइड तो ये है, अब दूसरी साइड पे क्या है उसके हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है, राइट। दूसरी साइड पे पहले देखो एस फेज है, सबसे पहले कौन सा है, एस फेज। अब इसमें दूसरी साइड पे भी मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है ना, तो फिर इजी रहेगा। इसमें एक है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ये सेल साइकिल में ये दिस वन इज हमारा G1 फेज, दिस इज एस फेज, दिस इज G2 फेज। वैसे G1 ज्यादा लंबा होता है, थोड़ा सा अनइक्वल हो गया है मेरे से, और ये हमारा M फेज है जिसमें ये क्या है, मेटा फेज। ओके फिर क्या आता है, सॉरी ये क्या है, प्रोफेज, फिर क्या आता है, मेटाफेज, फिर एनाफेज और लास्ट में टीलोफेज। ओके टीलोफेज के बाद क्या आता है, टीलोफेज के बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके
इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है इसलिए कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है इसलिए साइटोकाइनेसिस। दिस इज G1 फेज, दिस इज S फेज, दिस इज G2 फेज। अब आप कहोगे G0 फेज तो डाला ही नहीं इसमें, है ना, लेकिन G0 फेज जब रिक्वायरमेंट होती है तब आता है। इट इज नॉट ऑलवेज इन ऑल द साइकिल्स, राइट। G0 फेज मतलब हमारी क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज कब आती है, सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। क्यूसेंट स्टेज तब आती है जब हमारा G1 फेज जो है, राइट, सपोज G1 फेज में मैंने आपको समझाया था कि अगर डीएनए डैमेज्ड है, अगर डीएनए डैमेज्ड है तो G1 फेज से वो आगे S फेज के लिए नहीं जाने देगा, क्योंकि वही डीएनए फिर आगे रेप्लिकेट होके तो न्यू डॉटर सेल्स में चला जाएगा, वो तो हमें करना नहीं है। इसलिए फिर वो सेल को कहाँ भेज देगा, वो सेल को रेस्टिंग स्टेज में भेज, इसमें G0 फेज में भेज देगा, क्यूसेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में, नॉट रेस्टिंग, इनएक्टिव स्टेज में भेज देगा। ओके और बाई चांस कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बाद में डिवाइड होने के बाद एक टाइम आता है जब मैच्योर हो जाते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं। जब वो परमानेंट हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है आगे सेल डिवीजन की। जब रिक्वायरमेंट नहीं है सेल डिवीजन की तो फिर वो क्यों सेल डिवाइड करेंगे, तो वो वापस G0 फेज में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कई रीजंस आते हैं इनका G0 या क्यूसेंट स्टेज में जाने का। दूसरा एक ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने डीएनए डैमेज के लिए बोला है, लेकिन इन केस अगर कोई किसी को चोट लग जाती है तो कुछ सेल्स हैं जो परमानेंट हैं, जिनको अभी डिवाइड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो वो G0 में बैठे हैं। लेकिन अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, सेल डैमेज हो जाता है, तो उस सेल को, उस पार्ट को वापस से डिवाइड होना है, तो वो फिर G0 से उठ के G1 में एंटर कर जाता है। समझ में आया? तो ये हमारी हुई क्यूसेंट स्टेज। अब G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में आपने देखा है बहुत सारे प्रोटीन्स, जो हमारा G1 के बाद क्या है, S में जाना है। S आपको पता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा मैं समराइज ही करूंगी। S फेज में आपको पता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, राइट। S फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। अब ये रेप्लिकेशन से पहले की फेज है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे मैंने जब डीएनए रेप्लिकेशन समझाया था तो उसमें बताया था कितने सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो सारे प्रोटीन्स हैं, जो इनके एंजाइम्स हैं, वो सारे प्रिपेयर कहाँ पे, सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, G1 में। और बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि एक सेल में आगे दो सेल्स में डिवाइड होना है ना, दो डॉटर सेल्स में, तो हर चीज उसको डबल चाहिए। तो डीएनए तो यहाँ पे डबल होता है, लेकिन बाकी चीजें यहाँ पे और यहाँ पे डबल होती है। ओके, तो G1 फेज जो है ये हमारा मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव फेज रहता है, राइट। कब आता है? एक सेल डिवीजन खत्म होने के बाद G1 स्टेज आती है। ओके, अब G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में बाकी के कुछ बचे हुए जो हमारे और भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स वगैरह जो हमें, एंजाइम्स हमें चाहिए फॉर माइटोटिक फेज या मेयोटिक फेज, M फेज बेसिकली, तो वो सारे हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारा एक समराइज्ड फॉर्म है। अब हम इस आंसर को, यहाँ से हम आंसर्स को जो है वो कर सकते हैं जज। तो सबसे पहला है हमारा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, राइट। दूसरा है इनएक्टिव फेज। इनएक्टिव फेज हमारे यहाँ के ऑप्शंस क्या है, लिस्ट 1 क्या है हमारी, लिस्ट 1 ये है और लिस्ट 2 ये है। ओके, अब हमारे अभी 2 ऑप्शंस और बचे हैं, उसके बाद हम मैच करते हैं इनको। नेक्स्ट है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, और लास्ट है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। अभी जो मैंने आपको पीछे समझाया उसमें हमने क्या देखा, डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले तो हमारा आ जाता है ना, ये चीज तो अपने माइंड में अच्छे से भरी लो कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो होता है S फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है S फेज में। ओके, मेमोराइज इट बहुत अच्छे से। तो S फेज हमारा कहां पे चला गया, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ चला गया। ओके, अब इसके हमारे ऑप्शंस कहां पे, हमें ऐसे ऐसे तो मैच द फॉलोइंग हमने करना नहीं होता,
है ना। तो हमें ऑप्शंस ये लोग कैसे देते हैं, अब इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4, ओके। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है ABCD, जिसमें से ये हमारे ABCD हैं, ये ABCD हैं और ये 1 2 3 4 है। इस टाइप से इतना तो आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस टाइप से करना है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस हमारे लिखे हैं कि 1 के साथ कौन सा क्या मैच करता है, वो हम अभी देखते हैं। अब नेक्स्ट है एस फेज, तो चलो DNA रेप्लिकेशन के साथ मैच हो गया, इसका मतलब ए जो है वो हमारा कहाँ पे जाता है, ए के सामने हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ए के सामने हमारा 4 आ गया, ओके। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा यहीं पे लिखा है G2 क्यूसेंट। अब आपको अगर G2 G1 या किसी में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो क्यूसेंट स्टेज मैंने आपको बताया कि जो इनएक्टिव फेज है, जहां पे सेल जो है वो वर्क कर रहा है, इट्स फंक्शनिंग बट इट इज नॉट डिवाइडिंग। तो इनएक्टिव स्टेज हमारा कौन सा हुआ, ये जो क्यूसेंट स्टेज है ये हमारा इनएक्टिव फेज हो गया, ओके। तो हमारा ये C जो है ये मैच कर गया 2 के साथ, तो C के नीचे हमारा 2 आ गया। अब आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। मे भी कुछ ऐसा हो कि आपको 100% श्योर है कि एस फेज जो है वो DNA रेप्लिकेशन करता है, तो मैंने आपको बोला अपने दिमाग में डाल ही लो। और दूसरा आपको पता है कि क्यूसेंट स्टेज G0 जो है वो इनएक्टिव फेज है, तो मे बी उन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसी एक ही ऑप्शन में ये 4 और ये 2 ये चीजें मैच कर रही हैं हमारी। तो अगर आपको G2 और G1 में कुछ कंफ्यूजन भी है ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू आर डैम श्योर कि आपका ये 4A जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है, C जो है वो 2 के साथ मैच कर रहा है। अगर इतना आप 100% श्योर हो तो आप बिना किसी टेंशन के इसको मार्क करके आ सकते हो, ओके। बट हम तो क्या है तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम तो सारे ऑप्शंस देखेंगे। अब नेक्स्ट है G1 और G2। अब आप इसमें से ये देखो हमारे 2 ऑप्शंस बचे, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड इंटरवल बिटवीन, सॉरी इंटरवल नहीं, हाँ इंटरवल ही लिखा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन। अब माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन मैंने आपको अभी ये बना के दिखाया था कि यहाँ पे हमारा M फेज है, ठीक है, ये हमारा G1 है, ये हमारा S है, ये G2 है, ओके। तो ये क्या हुआ, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन हुआ, तो इसका मतलब G1 जो है वो हमारा 3rd है, ठीक है, तो D इज 3rd। और G2 में मैंने आपको बताया हमें जो M फेज के लिए प्रोटीन्स चाहिए वो उसने सिंथेसाइज करने हैं, तो G2 में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ओके। तो आपको ये रूल आउट करना भी आना चाहिए अच्छे से, तो ये हमारा आता है प्रैक्टिस करने से। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, वो करते रहिए। अगर आपको गेस्ट क्वेश्चंस चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस और आ सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स में, किसी वीडियो में सारे गेस्ट क्वेश्चंस भी पर्टिकुलरली टॉपिक पकड़ पकड़ के उसमें डिस्कस कर लूंगी, ओके। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल वो होता है जो स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज करता है, ठीक है। एक ऐसा क्या कहते हैं सेंट्रोजोम होता है, ऐसा ऑर्गेनेल। सेंट्रियोल जो है ना वो पेयर में रहते हैं, ऐसे सेंट्रियोल जो है वो हमेशा एक पेयर में रहते हैं, और जहाँ पे पेयर में रहते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम, आसपास उसके सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हमारा सेंट्रोजोम है और ये 2 हमारे सेंट्रियोल्स हैं, ओके। तो ये जो 2 है हमारे सेंट्रियोल्स, बट सेंट्रियोल्स जो है ना वो ऑलवेज उसमें प्रेजेंट, वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है। मे बी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल्स में है कि एनिमल सेल्स में है कि दोनों में है कि किसी में भी नहीं है ना। इजी है ना क्वेश्चन ऑप्शंस बनाना। तो इसमें हमारा है सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो ये जो सेंट्रियोल है ना ये क्या होता है, ये ऐसे करके दोनों सेंट्रियोल जो एक पेयर है ये परपेंडिकुलर होते हैं ना, देखा है आपने, मैंने यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर बनाया है इनको। ये जो 2 सेंट्रियोल हैं, जो सेंट्रियोल का पेयर है ना वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये अलग हो जाते हैं, राइट, अलग होके फिर इसके बाद इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो कितने, यहाँ पे हमारे 2 सेंट्रियोल थे, यहाँ पे हमारे 4 सेंट्रियोल हो गए, डुप्लीकेट हो गए। लेकिन ये कहाँ होता है, ये हमारा होता है एस फेज में। ये आपको याद रखना है कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो है वो हमारा एस फेज में होता है। एस फेज कौन सा है, एस फेज जो है वो हमारा सिंथेसिस फेज है, जहाँ पे DNA रेप्लिकेट हो रहा है,
वहीं पे हमारा सेंट्रियोल रेप्लिकेट हो रहे हैं। ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase। G1 phase के बारे में इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से 3 रॉन्ग है, एक ही करेक्ट होगा। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज। सबसे पहला है, हम चारों को डिस्कस करेंगे। ओके सबसे पहला है, क्वेश्चन ध्यान से सुना, फिर से एक बार बोलती हूँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज और गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज। ओके तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। क्या डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो G1 फेज में होता है? सोचो, क्या बताया था मैंने कहा था याद कर लो, दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं वो हमारा एस फेज में होता है, G1 में नहीं होता। ओके सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स, जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं वो रीऑर्गेनाइज कब होंगे? आप ये सोचो कि जब G1 फेज आया उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, G2 में डुप्लीकेट हो रहे हैं, डीएनए जो है वो एस फेज में डुप्लीकेट हो रहा है, सब कुछ डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन सब कुछ वापस से रीऑर्गेनाइज कब होगा? क्योंकि ये सब चीजें डुप्लीकेट इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनको डॉटर सेल में भेजना है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे इन केस ऑफ माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, तो सब कुछ डुप्लीकेट हो गया। अब सब डुप्लीकेट तो हो गया, बट रीऑर्गेनाइज कब होगा? जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, है ना? तो वो कब बनेंगे? धीरे धीरे करके एम फेज में, माइटोटिक फेज में रीऑर्गेनाइज होना शुरू होगा। तो ये भी हमारा G1 फेज में नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो थर्ड वन इज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो भी करता है लेकिन डीएनए सिंथेसाइज नहीं करता। इसका मतलब एस फेज तो कट गया क्योंकि डीएनए सिंथेसाइज नहीं करता है ना? लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव फेज G1 होता है। ये याद रखो, अच्छे से याद रखो कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव वो देखने में लगता है रेस्टिंग फेज में है, लेकिन वो बहुत सारा काम कर रहा है अंदर। ओके जैसे आपको ये याद रखना है कि डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ऐसे ही आपको ये याद रखना है कि जो ये है, क्या कहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज जो है वो है G1। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Okay, which is the correct statement? Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA। अब हम चौथा भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली चौथा रॉन्ग है क्योंकि तीसरा हमारा राइट हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। अरे भाई, न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ पे टेक्स प्लेस करता है? ऑब्वियसली न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो एम फेज में ही करेगा ना। मैंने आपको बताया था वर्ड कैरियोकाइनेसिस, है ना? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका मतलब भी बताया। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर से न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो हमारा कहाँ पे होता है? मैंने बताया था एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पे फिर साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस क्या था हमारा? न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। सो न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस इज इन एम फेज, नॉट इन G1 फेज। सो दिस इज ऑब्वियसली ये रॉन्ग ही था, हमारा तो राइट निकल चुका था, बट हमारा डिस्कस करना बनता था इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। कुछ याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले कुछ बोला था मैंने कि कुछ सेल्स जो हैं वो सेल साइकिल से एग्जिट कर गए। ओके, सेल साइकिल से अगर एग्जिट कर गए और एंटर कर गए वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में, दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, G0। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, ऑप्शन है हमारे एम फेज, एस फेज, G1 फेज या G2 फेज। ये मेनली हमारा G1 फेज के एंड में होता है। ओके, G1 फेज के एंड में अगर डीएनए की कुछ प्रॉब्लम है, डैमेज्ड है या कुछ भी रीज़न है, अगर सेल जो है वो स्टेज में जा रहा है, क्यूसेंट स्टेज में जा रहा है फॉर सम प्रॉब्लम्स, तो वो G1 फेज के एंड में होगा। गॉट इट? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। सेल्स इन G0 फेज, वापस हमारी बात आई G0 फेज की, क्यूसेंट स्टेज
वर्ड याद कर लो, G0 फेज मीन्स क्यूसेंट स्टेज, इट इज इनएक्टिव फेज, ओके। और G1 को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, लेकिन वो रेस्टिंग नहीं होता, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सेल्स इन G0 फेज, पहला ऑप्शन टर्मिनेट द सेल साइकिल, दूसरा ऑप्शन एग्जिट द सेल साइकिल, थर्ड ऑप्शन एंटर द सेल साइकिल, फोर्थ ऑप्शन सस्पेंड द सेल साइकिल। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? G0 फेज में जो सेल्स हैं वो G0 फेज में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या वो टर्मिनेट कर देते हैं सेल साइकिल को? क्या अब सेल साइकिल कभी आगे बढ़नी ही नहीं है? नहीं, वो एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल से। जब भी हम बात करें कि सेल साइकिल से एग्जिट कर गए तो कौन सी फेज आई? G0 फेज आई, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, ओके। ये मुझे सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, सोचो करेक्ट कौन सी होनी चाहिए इसमें से, ठीक है। मैं ऑप्शंस लिख देती हूं, M, G1, G2, S, इधर है G1, G2, S और M, और लास्ट ऑप्शन है S, G1, G2 और M। अब सोचो और बताओ इसमें से कौन सा राइट होना चाहिए, ठीक है, कौन सा होना चाहिए? मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था, बार बार मैं वही चीज ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमारा सबसे पहले होता है G1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है, खाली G1 होके भी क्या हो जाएगा, आगे S भी तो होना जरूरी है, फिर GS, फिर G2 और फिर M। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? इसमें लिखा है G1, फिर S, फिर G2, फिर M, ये वाला हमारा करेक्ट हो गया, ओके। जब फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया तो आगे के तो सोचने ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो श्योर हैं। आगे के सोचने हमें तब पड़ते हैं अगर हमें डाउट हो कि शायद हमसे कोई गलती हुई है। जब हम इतनी बार इस चीज को याद कर चुके हैं कि सबसे पहले G1 है, फिर वो S में भेजता है, यहाँ पे G1S चेक पॉइंट भी होता है, ये भी मैंने आपको चेक पॉइंट्स में समझाया था। फिर दूसरा चेक पॉइंट हमारा G2M में होता है, यहाँ पे होता है। फिर तीसरा हमारा इधर होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है ना। तो ये इतना डायग्राम अगर आप याद कर लेते हो, अगर ये डायग्राम आपको याद रहता है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी में आ जाते हैं, है ना। और मेन फंक्शन किसका क्या है वो याद रख लो आप, ये रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन किसका? डीएनए का, है ना। और ये जो है ये सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेज है, ये याद रखना है। और इसमें हमारी बहुत सारे एंजाइम्स और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज भी होते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि जब इसने डीएनए ने रेप्लिकेशन करना है, मैंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ाया था, तो आपने देखा था कि इसमें हमें न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट है, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स चाहिए इसके लिए, वो भी सारे यहीं पे सिंथेसाइज होते हैं, है ना। सेल जो है वो बड़े साइज में, साइज उसका बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा इतना अगर आप याद कर रख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे उसी में हो जाते हैं, ओके। अब और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हैं हमारे सेल साइकिल इंटरफेस के, ठीक है। तो ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।